सीएनबीसी बाजार पर। और सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। सर, शुरुआत करेंगे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ ड्राइवर्स के साथ। जैसे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सर हम देख रहे हैं एक जंप है ऑफ अराउंड 56% ऑन वाई बेसिस। सर, ये अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ से कैसे आप एक ड्राइव देख रहे हैं बाई कोर ऑपरेशंस वर्सेस अदर इनकम, और ये कितना सस्टेनेबल रहेगा ये प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड गिवन ऑपरेटिंग मार्जिन्स? जी, तो देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा जैसा गाइडेड किया था 33 से 35% के बीच में, तो स्टैंड अलोन पे 37% और कंसोलिडेटेड पे, क्योंकि हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं और अदर सब्सिडरी कंपनीज में, वहाँ 33% है। और जो अदर इनकम इस बार है, वहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ट्रेजरी इनकम है और दूसरा जो हम इन्वेस्टमेंट अदर कंपनीज में करते हैं उसमें लेस देन एसोसिएट कंपनीज में उनका वन टाइम गेन आया है। आईडीफाई कंपनी में हमने करीब 1.5-2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, जिसके की अच्छी री रेटिंग हुई है और जिसकी वजह से 82 करोड़ का वहां पे वन टाइम गेन आया है। इस वजह से वो आपको 56% दिख रहा है। अदरवाइज ऑन ए नॉर्मल बेसिस जो 33 से 35% गाइडेंस है वैसे ही रहना चाहिए। जी दिनेश सर, और रेवेन्यू क्वालिटी के फ्रंट पर जानना चाहेंगे। ऑल्दो रेवेन्यू में एक इंक्रीज हम देख रहे हैं वाई बेसिस पर, सिक्वेंशियल ग्रोथ मॉडेस्ट देखा हमने, तो क्या एक ब्रेकडाउन रहेगा द की ड्राइवर्स और साथ ही यानी वीक सेगमेंट्स जहां से एक इम्पैक्ट देख रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ ये क्वार्टर में? जी, अगर आप कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स देखें जो हमारे रेवेन्यू का लीडिंग इंडिकेटर होता है, तो वहां पे करीब 13-14% ग्रोथ स्टैंड अलोन में और 16-17% ग्रोथ कंसोलिडेटेड में, इंक्लूडिंग जो हमारी बिजी इन्फोटेक है उसकी वजह से आई है। और जब ये कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अगर डेफर्ड रेवेन्यू में फ्लो होता है, तो डेफर्ड रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो वो 16% स्टैंड अलोन में और 19% कंसोलिडेटेड में है। ये डेफर्ड रेवेन्यू से धीरे धीरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में फ्लो करेगा, तो 2-3 क्वार्टर के बाद इसमें अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी हमको मिलती है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 1-2% करके यहाँ से बढ़ेगा, अगर कलेक्शन इसी दिशा में बढ़ता रहा। इससे पहले कि हम कलेक्शन जो करते थे वो करीब 10-11-12% की रेंज में कर पा रहे थे स्टैंड अलोन में, और कंसोलिडेटेड में 11-12% के रेंज में कर पा रहे थे। इस बारी आप कई 4-5 क्वार्टर के बाद हम 13-14% की कलेक्शन में पहुंचे हैं ग्रोथ में, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी डबल डिजिट में कलेक्शन ग्रोथ मेंटेन करें, जिसका कि बेटर रेवेन्यू पे फायदा मिलेगा। जी डेफिनेटली। दिनेश सर, और एक मार्जिन ट्रेंड के ऊपर जानना चाहेंगे। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 33% हम देख रहे हैं, ये जो मार्जिन प्रेशर जो है सर वो कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम कॉस्ट इंक्रीज लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट है या फिर एआई इन्वेस्टमेंट्स है, और ये कैसे कॉस्ट को बैलेंस करेंगे आप एब्जॉर्ब करने के लिए वर्सेस स्ट्रेटेजिक स्पेंड्स स्पेशली ऑन टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म एनहांसमेंट्स? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप एबिटा मार्जिन स्टैंड अलोन इंडिया मार्ट बिजनेस का देखिए तो वो करीब 37% अभी भी है, जिसका कि लॉन्ग टर्म गाइडेंस करीब 35-36% का हमने दिया हुआ है। और अगर आप कंसोलिडेटेड में देखें तो वहां पे कई सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं, जैसे बिजी इन्फोटेक हमने एक्वायर किया, हमने लाइव कीपिंग टेक्नोलॉजीज एक्वायर किया, और उसके अलावा कंसोलिडेटेड में हमारे पास जो हमारी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन कंपनियों में जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कुछ कंपनियां अभी ग्रोथ फेज में है, वहां पे लॉसेस भी होते हैं, तो उसका शेयर ऑफ लॉस भी कंसोलिडेटेड में आता है। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्वार्टर करीब 5 से 8 करोड़ का करीब जो ये लेबर कोड की चेंजेस की वजह से वन टाइम हिट आया है, वो भी है। तो अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में जो हमारा गाइडेंस है वो 33 से 35% के बीच में वो मेंटेन रहने की उम्मीद है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो अगर आप देखें तो जितने इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसका कॉस्ट एडवांटेज भी साथ के साथ मिलता है। 1-2 क्वार्टर आगे पीछे उसका कॉस्ट एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो ऑटोमेशन होते हैं आजकल एआई की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं, जैसे कि वॉइस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने कल अपनी कॉन कॉल में भी बताया था। हमने बायर्स का कॉल सेंटर काफी कुछ ऑटोमेट किया है, और आज हम करीब 1 लाख कॉल्स पर डे की बायर की रोबोट के थ्रू हैंडल कर पा रहे हैं, बिल्कुल ह्यूमनली तरीके से, जिसमें कि बहुत अच्छा बायर का एक्सपीरियंस आ रहा है। कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ह्यूमन के कॉल सेंटर के एजेंट से भी बेटर एक्सपीरियंस आ रहा है। तो
ऐसी जगहों पे जो इन्वेस्टमेंट होता है और जो उसका एडवांटेज मिलता है कॉस्ट में, वो थोड़ा 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर आगे पीछे मिलता है। इस वजह से ये आप फ्लक्चुएशन देखते हैं 1-2% की। सर नेक्स्ट एआई के ऊपर ही था जो पॉइंट मुझे कवर करना है। एआई और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर देखिए, प्रीवियसली जैसे आपने हाईलाइट किया था ऑटोमेशन एंड एआई इनिशिएटिव्स, क्या सर आप क्वांटिफाई कर सकते हैं दिनेश सर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट अगर देखें ये जो इन्वेस्टमेंट है ऑन कस्टमर एक्विजिशन, एंगेजमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मोनेटाइजेशन आने वाले 2 से 3 साल की अगर बात करें तो? कि 2 से 3 सालों में मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ उभर के आ रही हैं, नए-नए थ्रेट्स भी उभर के आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे जैसे एक लार्ज प्लेटफ़ॉर्म के लिए है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, बहुत सारी कॉलिंग की जाती है, बहुत सारा कस्टमर इंटरैक्शन होता है। तो अगर स्टार्ट करें तो प्रोडक्ट कैटेगरी का जो इंटेलिजेंस है, जो फ़ोटो का इंटेलिजेंस है, वीडियो का इंटेलिजेंस है, डेटा इनसाइट्स और एनालिटिक्स है, वहाँ पे हमारी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो कंटेंट मॉडरेशन है, यूज़र वेरिफिकेशन है, ट्रस्ट है, उस जगह पे भी एआई का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होगा। इन सारी चीज़ों से हमारा ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है कस्टमर एक्सपीरियंस पे और चाहे वो बायर का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सेलर का एक्सपीरियंस हो। अगर बायर और सेलर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो उससे प्लेटफॉर्म की स्टिकीनेस बढ़ेगी और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि उससे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में फायदा होगा। राइट। और सर आगे अगर जाने आउटलुक और गाइडेंस के फ्रंट पर फॉरवर्ड लुकिंग नंबर अगर आप नहीं दे सकते तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ देखें, प्रॉफिट मार्जिन्स, एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ कस्टमर एडिशंस जो है वो देखने जाए अगर मैक्रो इकोनॉमिक, मार्केट प्लेस एक्टिविटी, टेक अडॉप्शन को ध्यान में रखकर आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कलेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन डबल डिजिट में बनी रहे अगले 2-3 क्वार्टर और दूसरा हमारा जो रेगुलर काम चल रहा है सिल्वर कस्टमर की चर्न मैनेजमेंट पे, क्योंकि हम बाय लीड की क्वालिटी और इंक्वायरी की क्वालिटी और बायर का रिपीट रेट बेटर करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में हम काम करते रहेंगे। और मार्जिन की गाइडेंस हमने पहले से ही आपको दे रखी है कि 33 से 35% का मार्जिन लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाकी का पैसा हम कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करेंगे और इसी वजह से जो अगले 2-3 क्वार्टर का अगर आप नेट कस्टमर एडिशन का भी देखें तो वो हम 1000 से 2000 का ही अभी रखना चाहते हैं और जैसे जैसे इसमें सुधार होगा वैसे वैसे हम आगे और बताएंगे। दिनेश सर एक पॉइंट मुझे कवर करना था, कंपटीशन और पार्टनरशिप की बात करें तो जैसे कंपटीशन B2B मार्केट प्लेसेस में डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली बढ़ते हम देख रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन प्रायोरिटी सर जो है या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और प्रोडक्ट इनोवेशंस कैसे यहाँ से प्लान है कंपनी के, कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो अभी हम देख रहे हैं उसके लिए? देखिए, हमारे टाइप के SME B2B में, मिड मार्केट B2B में कोई खास बड़ा प्लेयर अभी तक उभर के नहीं आया है। अगर आप देखें तो कंपटीशन 2 ही हैं लार्ज स्केल पर, या तो एक गूगल है जो कि लीड जेन या एडवर्टाइजिंग में आता है, या फिर अमेज़न है। जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत सारे B2B में आए हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिंग बिज़नेसेस में हैं या क्रेडिट बिज़नेसेस में हैं। अभी तक कोई भी मार्केट प्लेस बिज़नेस में, टेक्नोलॉजी बिज़नेस में बड़ा मीडिया प्लेयर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम अपना काम करते हैं, हम अपनी बायर और सेलर के लिए जो भी कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस इनेबलमेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सर्विसेज है, HRMS है, टैक्सेशन सर्विस है, उस डायरेक्शन में हम देखते रहते हैं कि कहाँ पे हम अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्ट या एक्वायर कर सकते हैं और इस तरह से धीरे धीरे करके हम कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एट लास्ट दिनेश सर, ओवरऑल एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बजट, इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है? हमारी तो हमेशा एक ही एक्सपेक्टेशन रहती है फाइनेंस मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट से कि SMEs के लिए जहां तक हो सके वहां तक इसको सरलीकरण किया जाए बजट का, और काफी काम किया है पिछले कई सालों में। हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में GST की लिमिट जो 2016-17 में 18 में सेट करी गई थी 40 लाख रुपए की, या तो उसको बढ़ा दें
दूसरा जो जीएसटी की लिमिट 1.5 करोड़ रुपए की सेट की गई थी क्वार्टरली, उसके लिए उसको भी बढ़ाना चाहिए शायद, क्योंकि बहुत छोटे छोटे व्यापारी वो जीएसटी के बझाव में नहीं आना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्रेडिट की फैसिलिटी है और इंटरेस्ट रेट की फैसिलिटी है, उसका भी हमारे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। एक और खास बात यह है कि जो नया लेबर कोड है, वो भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत वाला काम हो। तो इस डायरेक्शन में ही काम करने की उम्मीद है। और उसके अलावा अगर एक खास बात यह है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को 25% का इनकम टैक्स मैक्सिमम लिमिट दिया गया है, तो वो कम से कम पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी पर भी देना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म पे तो वो तो इन तीनों चारों पे मिलाकर के अगर देखें तो टैक्स में काफी भिन्नताएं हैं, 25% से लेकर के और 39% तक प्रोप्राइटरशिप में। तो उन जगहों पे काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, गुजरात में पार्टनरशिप फर्मों का काफी बोलबाला है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म पे अभी भी 33% का इनकम टैक्स है। जी, तो दिनेश सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ जब डिस्कशन करते हैं। थैंक यू अगेन सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू जी, थैंक यू जी, तो आ रही थी इंडिया मार्ट